हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर में। तो आज बिहार पुलिस की जो री एग्ज़ाम होने वाले उसकी क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ठीक है, तो फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास है जिसमें आपको टोटल 1 से 100 तक क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, बताइएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि भगवान विष्णु के सम्मान में निकाला जाता है। ठीक है ना, तो भगवान विष्णु के सम्मान में निकाला जाता है। ठीक है, तो कोणार्क का मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, पुरी भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो सभी याद रखिएगा, पुरी की जगन्नाथ मंदिर। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। एक भुवनेश्वर में इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है क्या? लिंगराज मंदिर, जो कि कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। तो इसे सभी को भी ध्यान में रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, उसका नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि राजगीर। राजगीर जो कि बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है ना, जिसके पास वेद जो शब्द है इसका मतलब होता है ज्ञान है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और वेद जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो कौन जो है वो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि पुरातत्व खुदाई। पुरातत्व खुदाई जो कि हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है चोल शासकों की भाषा क्या थी, ये बताना है। तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो कौन सी भाषा? चोलों की भाषा थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिल भाषा। कौन सी भाषा था? तमिल भाषा, जो कि चोलों की प्रसिद्ध भाषा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ, ठीक है ना, अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया, तो वो कौन था, ये बताना है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का वह शासक कौन था जो अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम भी जोड़ने की प्रथा जो वो शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतमी सातकर्णी। ठीक है ना, गौतमी सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश के थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था, ये बताना है। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय मोहम्मद बिन कासिम ने के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुल्तान को। ठीक है ना, मुल्तान जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं पता है? वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी मतलब कि उच्च वर्ण की नारी। ठीक है ना, नारी जो होती है इसमें क्या होते हैं? उच्च वर्ण के होते हैं, तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है ना, तो उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था, ये बताना है। तो किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, यानी कि अशोक सम्राट, यानी कि अशोक के काल में। ठीक है ना, तो अशोक के काल में जो बौद्ध धर्म था वो क्या था? राज्य धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है ना, तो कौन थे जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि नेहरू जी और मौलाना आज़ाद। ठीक है ना, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है ना, यानी कि बात करने वाले नेता थे। ठीक है, चलिए और यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर
कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं ये बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, तो यह राज्यसभा में कितने बार चुने गए हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, यानी कि 3 बार। कितने बार? टोटल 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है ये बताना है। तो झिझिया जो नृत्य है वो किस त्यौहार में किया जाता है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सरस्वती पूजा के, दुर्गा पूजा में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा पूजा के समय में किया जाता है, ठीक है ना। तो झिझिया जो नृत्य होता है वो किस त्यौहार में होता है? तो दुर्गा पूजा के त्यौहार में किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था ये बताना है। तो थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया, तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 2003 में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी थारू जनजाति को 2003 में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है ये बताना है। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू किया जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई भी जाती है और लागू भी किया जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन पर्वत, ठीक है ना, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है ये बताना है। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो ये है आपका अरावली पर्वत, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत जो है क्या सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर, ठीक है ना। तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो अरावली की सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना। तो नदी द्वीप जो आएगा, तो नदी द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा कौन है? तो माजुली नदी द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यानी कि कौन सी? असम राज्य में यह स्थित है, माजुली नदी द्वीप, ठीक है ना। माजुली नदी द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना। नदी द्वीप में आएगा सबसे बड़ा कौन? माजुली नदी द्वीप। और किस नदी में है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होते हैं ये बताना है। यानी कि पालक के पत्ते में सबसे प्रबल यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन, ठीक है ना। तो आयरन जो है वो पालक के पत्ते में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एस चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है ना। एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। तो पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था ये बताना। तो बिना दुर्ग के यानी कि किला के, बिना किला के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था ये बताइए, ठीक है। दुर्ग मतलब किला होता है, ठीक है ना। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला, ठीक है। चलिए, तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चनहुद्रो। कौन है? चनहुद्रो, जहां पर कोई भी दुर्ग स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी के द्वारा यह सौंपा गया था, ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ठीक है ना, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था उसे महात्मा गांधी को सौंपा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था ये बताना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था, तो जगन्नाथ जो मंदिर है वो किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गंग वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर जो कि कहाँ है? पुरी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ये बताना है। तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, तो इसके किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में मिलता है। किस में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद वैदिक आर्य किस
भाषा का प्रयोग करते थे ये बताना है। ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद, वैदिक, आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका? संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो उसका नाम क्या है ये बताना है। तो प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वह कौन सी ग्रंथ है ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंचतंत्र। ठीक है ना, पंचतंत्र जिसे 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हितोपदेश के लेखक कौन है ये बताना है। तो हितोपदेश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नारायण पंडित। ठीक है ना, नारायण पंडित जो कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी ये बताना है। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक आर्यों ने। ठीक है ना, वैदिक आर्यों के द्वारा सबसे पहले किया गया था वासुदेव कृष्ण की पूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे ये बताना है। तो किस गुप्त शासक के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस नेता ने 1906 के कांग्रेस कोलकाता, ठीक है ना, 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये बताना है। तो 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है ना, तो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1906 में कोलकाता अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, उनकी अध्यक्षता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था ये बताना है। ठीक है ना, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। किनके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा आंदोलन चलाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है ना, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसमें क्या करना है? लगान नहीं देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे ये बताना है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ठीक है ना, किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी में, 8-9 अगस्त का आता है। ठीक है ना, 8-9 अगस्त 1942 में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसके द्वारा मजाक उड़ाया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा बताया गया था क्या? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया गया था और मजाक उड़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है किस के पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ठीक है ना, तो किसके पक्षधर में नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारी औद्योगिकरण। तो भारी औद्योगिकरण के पक्ष में नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर है गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ये बताना है। तो गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित यानी टैक्स रहित, ठीक है ना, यानी कि टैक्स नहीं लगता था और उसे कृषि भूमि प्रदान किया जाता था, तो वो कौन थे, किनको प्रदान किया जाता था ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। ठीक है ना, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था वो कृषि के लिए, उस पर कर नहीं लिया जाता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे ये बताना है। तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है हर्यक वंश के थे। ठीक है ना, तो बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाने वाला यंत्र है उसको बताना। ठीक है ना, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ बोलते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं ये बताना है। तो भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनते हैं ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कपूरथला में। कहाँ बनता है? कपूरथला में बनता है, भारत के रेल के डब्बे बनते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है ये बताना। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, ठीक है ना। तो चेन्नई जो कि भारत का क्या है कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जिसे क्या बोलते हैं, ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, किसे, कांडला बंदरगाह को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मोरिन कहाँ बनते हैं ये बताना है। तो मोरिन कहाँ बनते हैं तो ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमानी क्षेत्र में। कहाँ बनते हैं मोरिन, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हो गया ना। 39 में हिमानी क्षेत्र में क्या बनते हैं, मोरिन बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं फ्रेंड्स। 40 नंबर है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल जो रही थी वो किस क्षेत्र में रहा था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा सफल रहा हरित क्रांति, कहाँ, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना। तो भारतीय चावल शोध यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपको मिलेगा कटक में। कहाँ मिलेगा, कटक में, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये बताना। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मालवा के पठार में पाई जाती है। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है। तो तड़ित चालक बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो तड़ित चालक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, किसका, तड़ित चालक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। यानी कि चॉकलेट में क्या अधिक मात्रा में होता है, इसलिए चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीसा, ठीक है ना। तो सीसा जो है वो चॉकलेट में अधिक मात्रा में होता है, इसलिए क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है, आवर्त का नियम किसने दिया था ये बताना है। तो आवर्त का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यानी कि मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था आवर्त का नियम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है ना, CO2 प्रभावित करने वाला बना सोडा वाटर है, ठीक है ना। तो क्या है ये बताना है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला बना सोडा वाटर है, तो क्या है ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय प्रवृत्ति का ये होता है। क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर अधिवेशन 1948 में, ठीक है ना। तो 1948 जो कि कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था यह अधिवेशन, उसमें समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, उदंतपुरी महाविहार, ठीक है ना। उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था ये बताना है। तो उदंतपुरी महाविहार किसके द्वारा बनाया गया था ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गोपाल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के को जारी किए थे ये बताना है। तो किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के को जारी किए थे ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेबो II के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रेबो II के द्वारा, जो कि यवन शासक थे उनके द्वारा शीशे के सिक्के को जारी किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था ये बताना है। तो किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फारसी भाषा का, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, फारसी भाषा का दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गए हैं, तो देखिएगा बताइएगा कितने मार्क्स अभी तक आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेकंड फिर से चलते हैं, 51 से 100 तक अब सीधे चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन यदि अच्छा लगे, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम बताते रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा इधर उधर से लाइए, सर्च कीजिए, पढ़िए, फिर PPT बनाना, बहुत सारा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो मेहनत लगता है बहुत, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था, ठीक है ना, तो क्या कहा था ये बताना है। तो अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसे क्या बोला था? हिंदसा बोला था। क्या बोला था? हिंदसा, ठीक है ना। तो अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को हिंदसा बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है। मीनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था ये बताना है। तो मीनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागसेन के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा किया गया था? नागसेन के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य रेखा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है ये बताना है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा भारतीय सीमा लगता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ और सबसे लंबा जो लगता है वो किसके साथ लगता है? तो सबसे अधिक जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ, यानी कि तीन ओर से बांग्लादेश हुआ घिरा हुआ राज्य है और एक ओर तो भारत से है, ठीक है ना। तो तीन ओर बाकी घिरा हुआ किससे? बांग्लादेश से। तो कौन सा राज्य है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा राज्य जो कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि K2 है वो हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी में। किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है ये बताना है। तो किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है ना। तो भारतीय राज्य कौन है जिसका सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश की सीमा जो है वो नहीं लगता, ठीक है ना। बाकी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय ये सभी से लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है ये बताइए। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है ये बताइए। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है ना। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमिंटर के द्वारा, ठीक है ना। जॉर्ज लेमिंटर के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है ये बताना है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ लगता है? तो यह लगता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना। तो कब किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत के, ठीक है ना, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है ये बताना है। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 16 राज्य स्थित है, ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमा लगती है टोटल भारत के 16 राज्यों को लगता है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है ये बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है ना। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है ये बताना है। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किबीथू बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? किबीथू, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है भारत की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है ये बताना है। तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है जिसे क्या बोलते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है क्या? कन्याकुमारी, ठीक है ना। क्या है? कन्याकुमारी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, जो कि मुख्य भूमि का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये बताना है।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की टोटल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है ये बताना। तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, ठीक है ना, स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 राज्य हैं। कितने हैं, 16 राज्य हैं टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है ये बताना है। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील, ठीक है ना, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है ये बताना है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो कि हिमालय पर्वत को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था ये बताना है। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईरानी के द्वारा, यानी ईरानियन जो लोग हैं उनके द्वारा भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है यानी कितना टाइम में पहुंचता है ये बताना है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है ना। 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। तो धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, तो ये देता है आपको 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना टाइम लगता है ये बताना है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.3 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है, 8.3 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्रह के गति, ठीक है ना, ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो ग्रह के गति के जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केपलर के द्वारा। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है तो कौन करता है, कौन सी ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध ग्रह, ठीक है ना। बुध जो कि कितने दिन में, 88 दिन में कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है ये बताना, ठीक है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शनि ग्रह, ठीक है ना। तो इसको करेंट में एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि यह चेंज होते रहता है, शनि कभी बृहस्पति चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसे एक बार करेंट में देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था ये बताना है। तो आज़ाद हिंद फौज के कौन से सैनिक थे जिनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राशिद अली को। किनको, राशिद अली को दिया गया था, 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था ये बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में हुआ था, यानी कि 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, 1946 के चुनाव के पश्चात यानी बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल प्रांत में। कौन से प्रांत में, बंगाल प्रांत में बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, कैबिनेट मिशन के, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, कौन भारत आया था ये बताना, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरेख किसने बनाया था ये बताना। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरेख है वो किसके द्वारा बनाया गया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंड्स। 83 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु, यह कथन किसका था ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसका था, आर कोपलैंड का, ठीक है ना, किसका, आर कोपलैंड का था, ठीक है ना। यह कथन था भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 है, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए कहाँ है, एटलांटा में, कहाँ है, एटलांटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था ये बताइए। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इस्लाम की स्थापना कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है ये बताना है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाणिनि को कहते हैं, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है ये बताना। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हिंदी की मूल उत्पत्ति है यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है ये बताना। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो किससे प्राप्त होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण से होता है, ठीक है ना। यानी कि व्याकरण आप यदि अच्छे से जानते हैं तो भाषा का शुद्ध रूप आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी भाषा उसका व्याकरण आपको जानना जरूरी है, तभी आप उस भाषा में क्या पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है, तुलसीदास की रचना कविता बलि किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है। तो कविता बलि जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में, किसमें, ब्रज भाषा में यह लिखा गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, बहुब्रीहि समास में होता है, तो क्या होता है ये बताना है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तृतीय पद प्रधान होता है। क्या होता है, तृतीय पद जो होता है वो प्रधान होता है, किसमें, बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो उसे क्या बोलते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, निर्मम बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है ये बताइए। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या बोलता है, तो उसे शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करण कारक है। कौन सी कारण है, कौन सी कारण है, कौन सी कारक है, ठीक है ना, कौन सी कारक है, तो करण कारक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करण कारक, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है तो कौन है ये बताना। तो गुरु को स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आइन, ठीक है ना, गुरु आइन, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, गुरु का जो स्त्रीलिंग हो क्या होगा, गुरु आइन, यानी कि आइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जो कि आपको क्या, मैथ की क्वेश्चन है, देखते हैं उसे। पूरा उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना दिया है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना, बराबर 256/3 पाई दिया। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, ये काट देंगे, 64 से ये कट जाएगा, 256 बनाते, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आर क्यू बराबर हो गया 64, यानी कि आर बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू 4 हो गया। तो बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 पाई को पाई में ही रहने देता है क्योंकि पाई में ही ऑप्शन है, और आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 चौक कितना, 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 64 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इतना दिया है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल आपको दे दिया 4√3 दे दिया, तो 3√3 से 3√3 कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का बराबर कितना, 4, यानी भुजा हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं
तो 6 आदमी और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है। चलिए, तो 4 आदमी है, ठीक है ना, 4 आदमी बराबर कितना 6 लड़के कर लिए, ठीक है ना। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि आदमी का और लड़के का रेशियो निकालिए। तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से कोई एक जो है क्या करना है, उठा लेना है अपने को, ठीक है। तो 4 आदमी था, तो 4 आदमी गुने कितना हो जाएगा 3, गुने कितना हो जाएगा 20 दिन में काम करते थे। अब बोल रहा है क्या कि 6 आदमी का मतलब 6 दिया 18 प्लस 11 लड़के, 11 दूनी कितना 22, टोटल कितना हो जाएगा 22 और 18 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो 40 मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे, तो काट दीजिए, 20 दूनी 40, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन में, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं फ्रेंड्स। 99 नंबर देखिए, बोल रहा क्या, एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल चलता है, यानी कि मान लेते हैं नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो अनुकूल चलता है यानी साथ में चलता है, तो 72 किलोमीटर की दूरी चलने में 6 घंटा लगता है, तो चाल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि विपरीत सेम दूरी विपरीत चलता है तो हो जाता है कितना 12 घंटा टाइम लेता है, तो 72 किलोमीटर 12 घंटा में यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल तो जोड़ के x, यहाँ से x की मान निकालेंगे, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो x का मान निकाल जाएगा, तो 18/2 यानी कि कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है a + 1/a बराबर 3, तो a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल है, a + 1/a बराबर 3 दे दिया, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab बराबर कितना 9 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो लिखेंगे a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर जाकर घट जाएगा, तो बचेगा 7, ठीक है। फिर से दोनों साइड क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा a के पावर 4 यानी a² + b² + 2ab, ठीक है ना। ab बराबर कितना हो जाएगा 9×9 = 81, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, सॉरी 2 इधर घटना गया था, तो 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए, अब इसको कर देंगे a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 बराबर a² से a² कट जाएगा, तो ये 2 आपको इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 49 - 2 कितना हो जाएगा 47, तो आ गया ना, a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 बराबर 47 हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ मैथ की क्वेश्चन जो कि आपको हल करके बता दिए, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।